चलिए, हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर जिसका नाम है वेक्टर। दोस्तों, वेक्टर की जब हम बात करते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मिलता है ये विद रिस्पेक्ट टू द ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। स्पेशली अगर फिजिक्स को बहुत अच्छे से समझना है और फिजिक्स के बोलते हैं ना, उसके बेसिक्स को अगर हम बात करें, तो ये बेसिक्स मैथमेटिक्स का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टूल है जो हमारे एंटायर फिजिक्स में काफी यूज होने वाला है। इन सेम वे वेक्टर हमारे मैथ्स में भी एक चैप्टर है। ठीक। तो अभी हम वेक्टर जो समझने वाले हैं वो विद रिस्पेक्ट टू फिजिक्स जितना इंपॉर्टेंट है, वो सारा वेक्टर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर कितने टाइप के होते हैं। क्लियर? ये बेसिकली हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में उसका जो सेकंड पार्ट आएगा वीडियो का, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। क्लियर? देन उसके बाद में एक और थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो आएगा जिसमें हम लोग देखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। इसमें हम वेक्टर को रिजॉल्व करना सीखेंगे। 2D रिजोल्यूशन क्या है, 3D रिजोल्यूशन क्या है। द फोर्थ पार्ट ऑफ द वेक्टर दैट इज नोन एज द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, जहां पर हम दो वेक्टर्स को अलग अलग तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर 1 वेक्टर पे। वेक्टर को समझने से पहले सबसे पहले मैं समझूंगा फिजिकल क्वांटिटी किसको बोला जाता है। फिजिकल क्वांटिटी, मैं डियर, अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ तो फिजिकल क्वांटिटी को मैं ब्रॉडली दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ। पहला पार्ट है स्केलर क्वांटिटी एंड दूसरा पार्ट है वेक्टर क्वांटिटी। अब आपके मन में पहला क्वेश्चन जो आना चाहिए कि सर ये फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है? फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी आप उसको बोलते हो जिसको आप मेजर कर सकते हो। इन अ सिंपल वर्ड, जिसको आप मेजर कर सको उसको आप फिजिकल क्वांटिटी बोलते हो। जैसे बेटा, आप किस किस चीजों को मेजर कर सकते हो? आप मास को मेजर कर सकते हो, आप लेंथ को मेजर कर सकते हो, आप फोर्स को मेजर कर सकते हो। तो आप एक चीज सोचिए, आप वेलोसिटी को मेजर कर सकते हो, आप स्पीड को मेजर कर सकते हो। तो इन सब में एक चीज किया, जब हमने मेजर किया ना, तो हमने एक नंबर जरूर दिया। क्या? जैसे आपने मास को मेजर किया तो आपने बोला मास इज इक्वल टू 2 kg, और नंबर के साथ में हमने एक यूनिट भी दिया, है ना? कि जब भी आप कोई चीज मेजर कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ नंबर प्लस यूनिट, यूनिट होना बड़ा जरूरी है। अगर यूनिट नहीं हुआ, मैं सिंपल लिख दूं 2, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि मैंने क्या मेजर किया। बट अगर मैं लिखूं 2 kg, तो नाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि सर ने मास को मेजर किया है। अगर मैं लिखूं 2 मीटर, तो आप समझ पाओगे कि सर ने किसको मेजर किया है, डिस्टेंस को मेजर किया है, लेंथ को मेजर किया है। अरे गेटिंग अप में। तो फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में किसको बोला जाता है? जिसको हम मेजर कर सकते हैं। एक बात तो एक सिंपल टर्म में हमने बोल दी। दूसरा, जिनके पास में कोई नंबर हो प्लस यूनिट हो। वो जो मेजरमेंट जब भी हो रहा है, वो नंबर प्लस यूनिट, यूनिट होना बड़ा जरूरी है। अगर यूनिट नहीं लगाया तो फिर हम उसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। नंबर नहीं हुआ तो भी हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोल पाएंगे। जैसे यार, आप लोग तो लव को भी मेजर करते हो ना, कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमने लव को मेजर कर दिया बहुत बोल के, लेकिन फिजिक्स में मैं उसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलूंगा। बहुत वर्ड इज नॉट अ मेजरेबल ना। अगर मैं आप ऐसा बोलते मैं इससे 2 kg प्यार कर रहा हूँ, तो फिर भी समझ में आता है कि हमने इसको मेजर किया। पर हम वहां पर किसी नंबर और यूनिट के साथ में लव पेन इन क्वांटिटी को मेजर नहीं कर रहे, तो इसका मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी वही है जिसको जब आप मेजर कर रहे हो तो आपके पास में नंबर हो, साथ में यूनिट हो। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को मैंने ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है स्केलर और दूसरा है वेक्टर। माय डियर, स्केलर क्वांटिटी किसको बोला जाएगा? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है। इसकी जरूरत है मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। अब आप बोलोगे सर मैग्नीट्यूड क्या होता है? जैसे मैंने बोला 2 kg, तो ये 2 kg जो है
वो मैग्नीट्यूड है। नंबर प्लस यूनिट का कॉम्बिनेशन इज नॉन एज द मैग्नीट्यूड। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी इसको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए आपने कोई भी एनर्जी ड्रिंक पिया। अब एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद में आप बोलोगे कि सर आज मेरे पास में 2 जूल एनर्जी है। तो क्या आप ये बोलोगे आज मेरे पास 2 जूल एनर्जी है ईस्ट डायरेक्शन, 2 जूल एनर्जी है वेस्ट डायरेक्शन में? नहीं ना। मतलब आप एनर्जी को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए आप किसी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट आपको बिल्कुल नहीं है। आप डायरेक्शन की हेल्प ले ही नहीं रहे हो एनर्जी को डिफाइन करने। इसका मतलब क्या हो गया? ये एक क्लियर कट हमें सिंबल दे रहा है, देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटी जिसको मुझे कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है तो मुझे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम हो जाएगा। ऐसी कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल क्या क्या है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी में आता है मास, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी में आता है एनर्जी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी में आता है टाइम। क्लियर है? दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी जिसको हमें कंप्लीटली डिस्क्राइब करना हो तो मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, मुझे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। और एग्जांपल देखो तो में आता है स्पीड, आता है डिस्टेंस। आपकी गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा हुआ रहता है, वो सिर्फ आपको स्पीड दिखाता है, वो ये नहीं बताता है कि आप 60 किलोमीटर पर आवर से कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो। इट ओनली शोज यू द स्पीड। दैट्स व्हाई उसका नाम क्या है? स्पीडोमीटर। क्लियर है? तो दीज आर सम क्वांटिटी, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, हमने वर्क, वी कैन से दैट वर्क इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो दीज आर द स्केलर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं ना बेटा, इस स्केलर क्वांटिटी को अगर मुझे ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो मुझे कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। एक सिंपल अलजेब्रा के बेसिक रूल से इसका काम होता है। तो ये सिंपल अलजेब्रा से हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं, या कोई कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा की जरूरत नहीं है। बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन जिसमें एक बेसिक लॉ होता है कि अगर आप ऐड कर रहे हो तो यूनिट सेम रखो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? तो ये एक बेसिक अलजेब्रा की लॉ यहाँ पे स्केलर को ऐड करने में लगती है। अब आते हैं जो हमारा मेन मुद्दा है, जो चैप्टर का नाम है वेक्टर। ये वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिफाइन कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है तो मुझे मैग्नीट्यूड की तो जरूरत है ही, साथ साथ में मुझे डायरेक्शन भी चाहिए, साथ साथ में एक और चाहिए कि कुछ वेक्टर के लॉ है ना, वो वेक्टर के लॉ को क्या करे? फॉलो करे। ये तीनों चीजें होना जरूरी है। मतलब मैग्नीट्यूड भी होना जरूरी है, डायरेक्शन भी होना चाहिए, और वेक्टर एडिशंस के कुछ लॉ है उनको फॉलो करना भी जरूरी है। तभी आप उस क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी को। एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आप ऑटो में बैठे, और ऑटो में बैठ के आप ऑटो वाले भैया को बोल रहे हो भैया 2 किलोमीटर जाना है। क्या ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हुआ आपकी बात का? क्या आप बोल रहे हो सिर्फ 2 किलोमीटर जाना है? क्या वो उसको आपने कंप्लीटली उस प्लेस की पोजीशन को बताया? क्या वो ऑटो वाला आपको सही ले जाएगा उस केस में? अगर आप बोलो सर मुझे 2 किलोमीटर जाना है ईस्ट डायरेक्शन, या वेस्ट डायरेक्शन, या नॉर्थ डायरेक्शन, नाउ वी आर, हम लोग कंप्लीटली उस क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर पा रहे हैं। तो ये एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हुआ उस क्वांटिटी, ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हुआ उस पोजीशन। तो अब मैं बोल सकता हूँ इसका मतलब अगर मुझे किसी चीज की पोजीशन दिखाना है तो मुझे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी बताना जरूरी होगा। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को कहाँ बोलूंगा मैं? वेक्टर को। नाउ इन अ सिंपल वे, से कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल तो मैंने आपको बता ही दिया, पोजीशन इज द वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स, यस, फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम, मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क इज द वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? हाँ, वी कैन से वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है? जब अगर आप बोलो कोई गाड़ी जा रही है, दैट इज टू, या 20 किलोमीटर पर आवर से जा रही है इन ईस्ट डायरेक्शन, दैट द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन वी आर, मतलब हम स्पीड भी बता रहे हैं साथ साथ में डायरेक्शन भी बता रहे हैं। तो स्पीड प्लस डायरेक्शन इज नोन एज द वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट, अगर आपने कोई पोजीशन दिखाया है, डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन को ऐड कर दीजिए तो उसको क्या बोलेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है?
तो दीज आर दी वेक्टर क्वांटिटी। इसके अलावा भी बहुत सारी, तो हम एक हमारा फेवरेट वर्ड लगा देते हैं एटीसी। देयर आर मेनी क्वांटिटी जो आपको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन देता है। क्लियर? अब यार वेक्टर को ऐड अगर मुझे करना है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन का भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं वेक्टर को ऐड कर रहा हूं उस केस में मुझे मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन का भी स्पेशली ध्यान देना है। इसका मतलब यहाँ पर एक और बात समझ में आई कि वेक्टर को ऐड करने के लिए सिंपल अलजेब्रा काम में नहीं आने वाला है। वेक्टर को ऐड करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा चाहिए। कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा जिसके अंदर हम डायरेक्शन का भी रोल इन्वॉल्व करें, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ में क्वांटिटी के साथ साथ में डायरेक्शन का भी रोल। क्लियर? तो वेक्टर को ऐड करने के लिए कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा चाहिए। अब एक एग्जांपल से अगर आप समझे, जैसे मान लीजिए मैं बता रहा हूं कि फोर्स ऑफ 2 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो इसमें ये माय डियर, ये 2 न्यूटन क्या है? तेरा मैग्नीट्यूड। क्या है 2 न्यूटन? तेरा मैग्नीट्यूड। ये 2 न्यूटन तेरा मैग्नीट्यूड है। नंबर प्लस यूनिट आ गया। ईस्ट डायरेक्शन, ये बेटा तेरा क्या है? डायरेक्शन। तो आप देख पा रहे होंगे ये तेरी क्वांटिटी है। इसको मैं क्या बोलूंगा? दिस इज योर वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इसमें मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। और ये वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो कर रही है। क्लियर हुआ ना? ओके, नाउ एक और थर्ड जो टाइप है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। एक्चुअली में ब्रॉडली यही दो पार्ट में डिवाइड किया है, लेकिन हमने एक स्पेशल कैटेगरी बनाई है और जिसका नाम है टेंसर। एक और स्पेशल कैटेगरी बनाई गई है जिसका नाम क्या है? टेंसर। अब ये टेंसर क्वांटिटी क्या है? टेंसर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है ही और डायरेक्शन भी है। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट इट डू नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ। ये वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये कि भैया मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन, इट लुक्स लाइक अ वेक्टर। वेक्टर के जैसे दिखाई जरूर दे रहे हैं लेकिन वेक्टर नहीं है, क्योंकि वेक्टर तभी बोलेंगे दोस्तों जब वो वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो करे। अगर आप वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप वेक्टर कहलाने का आपका कोई अधिकार नहीं है। जैसे हमारे समाज में भी कुछ लोग हैं जो दिखते बिल्कुल इंसानों की तरह है लेकिन उनकी हरकतें इंसानों वाली नहीं है, तो उनको या तो हम क्या बोलते हैं? जानवर। जानवर मतलब स्केलर, जिनकी लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं है, या उनको आप सेपरेट करना, कैटेगराइज करना, तो आप उनको टेंसर बोल सकते हैं। क्लियर है? ऐसे, और अगर मैं चाहूं कि मुझे अलग से कैटेगरी नहीं करना है तो ऑल टेंसर क्वांटिटीज आर नॉन एज स्केलर क्वांटिटी ओनली। इनको आप स्केलर ही बोल सकते हो, है ना? तो ये इसको आप स्केलर भी बोलोगे तो भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। नॉन एज नॉन एज स्केलर क्वांटिटी ऑल्सो। ठीक है, इनको आप स्केलर क्वांटिटी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारी टेंसर क्वांटिटी को स्केलर बोल सकते हैं। सिर्फ इसमें स्पेशल बात क्या है दोस्तों? स्पेशल ये है कि दिखते वेक्टर की तरह है भैया, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। वेक्टर तभी बोलो जब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ आप वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो कर रहे थे। अब इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? टेंसर के एग्जांपल है प्रेशर, करंट, स्ट्रेस एक क्वांटिटी है ना, सरफेस टेंशन। ये सब किसके एग्जांपल्स हो गए हैं? आपके टेंस। तो आई होप हम भी हमने फिजिकल क्वांटिटी को जो डिवाइड किया था दो पार्ट, प्लस ये एक्स्ट्रा नोट जो हमने लिखा है विच इज नॉन एज द टेंसर क्वांटिटी, एक्चुअली में ये स्केलर ही है। बट इसमें ये है कि क्योंकि वेक्टर की तरह दिखाई दे रहे हैं
तो मैंने इसको सेपरेट कैटेगरी में डाला है, विच इज नॉन एज द टेंसर। बस डिफरेंस इसमें और टेंसर में क्या है, टेंसर वेक्टर और टेंसर में क्या, वेक्टर वेक्टर एडिशन की लॉ को फॉलो करता है, इसलिए हम उसको वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। टेंसर वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है, दैट्स व्हाई वी ट्रीट देम लाइक अ स्केलर क्वांटिटी। ऐड कर रहे हो या सबट्रैक्ट कर रहे हो, आपको कोई वेक्टर एडिशन के लॉ को नहीं यूज करना है। बेसिक अलजेब्रा जो हमारा यूज करते हैं, जो स्केलर में यूज कर रहे थे, वही करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला जो मुद्दा है हमारा कि भाई यार वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि भाई वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, है ना, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। अब यहाँ पे सबसे पहली बात, अगर मैं इसको ज्योमेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ, कि भाई अगर मैं डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ, ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है एक एरो की हेल्प से। इसकी हेल्प से, एरो की हेल्प से आप एक एरो बनाते हैं। मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर ये एक एरो बनाया, आप इस एरो को देख के बोल सकते हो कि ये एरो अभी जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब जो भी आप फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हो उसके डायरेक्शन दे आर वेरी क्लियर, ईस्ट डायरेक्शन। अब इसमें देखिए कैसे हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो ये एरो का लेंथ है, ये एरो का जो लेंथ है, दैट एरो लेंथ विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। मतलब जितना बड़ा एरो का लेंथ होगा उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड है। क्लियर? ये एरो का आगे वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं हेड, और पीछे वाले पार्ट को हम बोलते हैं टेल। तो ये जो एरो की डायरेक्शन है, ये जो एरो की डायरेक्शन है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। भाई जिस डायरेक्शन में एरो जा रहा है उसी डायरेक्शन में वेक्टर की डायरेक्शन भी होगी। तो एक रिप्रेजेंटेशन तो मुझे समझ में आ चुका है कि भाई वेक्टर को गाइस वी आर रिप्रेजेंटिंग with the help of the arrow. That is your graphical representation, we can say. Another एक और फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, that is symbolic representation. अगला कौन सा है, symbolic representation। तो ये symbolic representation क्या है, जैसे मान लिया एक सिंपल वर्ड में किसी भी वेक्टर को, जैसे आपने यार याद करो मास को आपने किससे रिप्रेजेंट किया था, न्यूमेरिकल में लिखते थे, आपने लिखते थे m इक्वल टू 2 kg। तो आप मास को रिप्रेजेंट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ द स्मॉल एम, ये उसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये लेटर एम जो है इसका रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है मास का। क्लियर? वैसे ही अगर मुझे किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, किसी भी, जैसे आपने डिस्टेंस को डी से दिखाया, लेंथ को एल से दिखाया, वैसे ही अगर मुझे सिंबॉलिकली अगर रिप्रेजेंट करना है, एनी वेक्टर इज रिप्रेजेंट बाय, सिंपल वर्ड अगर मैं बोलूं तो भाई एक लेटर जो भी उस वेक्टर का फर्स्ट पोजीशन है, जैसे वेलोसिटी का वी ले लो, एक्सेलरेशन का ए ले लो, फोर्स का एफ ले लो, और उसके ऊपर एक छोटा सा एरो बना, लेटर विथ एरो, ये उसका रिप्रेजेंटेशन। लेटर विथ एरो इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सिंपल टर्म। जैसे मान लेते हैं लेट वेक्टर ए, कोई एक वेक्टर ए, उसको मुझे रिप्रेजेंट करना है तो वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, इज रिप्रेजेंट बाय, आप लिखोगे ए के ऊपर आपने एक छोटा सा एरो बना। दोस्तों यहाँ एक कंफ्यूजन आता है कि सर ये तो छोटा एरो बना रहा हूं मैं, ये डायरेक्शन के हिसाब से बनाऊं कि भाई ईस्ट में है तो ईस्ट वाला, और नॉर्थ में है तो नॉर्थ वाला, नहीं, इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। आपको हर बार ऐसा ही बनाना है। ये बड़ा एरो जो आप बनाते हो वो आपका प्योरली जो वेक्टर की डायरेक्शन है उसको दिखाएगा, इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। तो हर बार ऐसे ही बनाएंगे आप। ये सिर्फ ये दिखा रहा है कि दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी which of the magnitude and the arrow is showing it have a direction। क्लियर है यहाँ तक? तो ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, किस तरह से हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपके वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर
उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? जैसे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ, एक काम करता हूँ ए वेक्टर ही लिख देता हूँ। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिखाना है तो उसका रिप्रेजेंटेशन सिंपल लेटर आप ए बना दीजिए, एरो मत बनाइए उसको। तो ये लेटर ए दिखा रहा है कि भाई आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना चाह रहे हो, अभी आप डायरेक्शन अभी दिखाना चाह नहीं रहे हो, ओनली यू आर शोइंग द मैग्नीट्यूड। तो ये एक और रिप्रेजेंटेशन है, कुछ कुछ बुक में वैसे भी करते हैं। मान लीजिए आपने एरो लगाया हुआ, ये लेटर दिया, ये वेक्टर है, पर आप उस पे मोड का साइन लगा देते हो, जो बोलता है कि भाई अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाएंगे। क्लियर है? तो ये क्लैरिटी है। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो हम ध्यान रखेंगे लेटर विथ एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, या जैसे फोर्स वेक्टर है तो एफ से, जो भी लेटर है उससे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके ऊपर एरो नहीं बनाएंगे। जो एरो को साथ दिखाना है तो आप साइड में मोड का साइन सिंबल लगा देंगे, तो वो भी आपको मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन देगा। दोस्तों अभी एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल ये देखिए, मान लीजिए ये रहा एक कोई भी वेक्टर, जैसे ये जा रहा है, मान लो तो फोर्स वेक्टर ही है, फोर्स इज 10 न्यूटन इन नॉर्थ डायरेक्शन। ये बनाया मैंने, ये एरो दिखा रहा है हमारा, ये एरो बना हुआ है, और दो ये आ रहा है हमारे पास, इसको हमने डिनोट किया किससे, एफ से, और ऊपर छोटा एरो बना दिया। तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन होगा? इसी फोर्स का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हुआ। और ये कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी है। तो अभी आपको ये वेक्टर का सिंबल है तो मैग्नीट्यूड के साथ में आपने डायरेक्शन भी दिखाया। इफ यू वांट टू शो ओनली मैग्नीट्यूड तो सिंपल एफ लिखेंगे, दैट इक्वल टू 10 न्यूटन। ये रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट क्लियर हो गया। मान लीजिए आपने एक और फोर्स लिखे, दैट इज F2, और वो आपका है 20 न्यूटन इन नॉर्थ डायरेक्शन ओनली। ये तुम्हारा मान लेते हैं F1 है, ये रहा तुम्हारा F1। जब अब F2 बनाओगे ना, उसका एरो लेंथ तुम्हें F1 से ऑलमोस्ट डबल करना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हो क्यों एरो लेंथ मैंने डबल किया भाई, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एरो का लेंथ मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है। तो जब ये हम बड़ा एरो बना रहे हैं, ये दैट इज योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं ओनली, तो लेटर विथ एरो से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे। लेटर के ऊपर जो छोटा एरो है उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट रिप्रेजेंटेशन वैसे ही बनाना है, चाहे नॉर्थ हो साउथ हो या कुछ भी हो। ठीक है, आई होप रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट हम सबको क्लियर हुआ है बढ़िया तरीके से, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर। कि अगर मुझे दो वेक्टर के बीच में माय डियर एंगल निकालना है तो क्या करें, है ना? तो अगला जो हमारे पास में मुद्दा है, दैट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल बनाएंगे। मान लेते हैं ऐसे दो वेक्टर, ये रहा एक ए वेक्टर, और दिस वन इज द बी वेक्टर। माय डियर, जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल अगर आपको निकालना है तो यार एक लाइन याद रख लो, मजा आ जाएगा। वो लाइन क्या है? सबसे पहली बात, आपको ऐश्वर्या आंटी पता है? ऐश्वर्या राय बच्चन, मतलब बहुत फेमस गाना है, ताल से ताल मिला। कौन सा गाना है? ताल से ताल मिला। अब हम उस ताल से ताल मिलाएंगे नहीं, थोड़ा चेंज कर देंगे। गाना वही है, मैडम वही है, बट हमारी लाइन होगी टेल से टेल मिला। क्या है हमारी लाइन? टेल से टेल मिला। अगर मुझे दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो मैं मिलाऊंगा क्या? टेल से टेल मिला। मुझे टेल से टेल मिलानी है। याद रखना है, जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालेंगे हमेशा याद रखें टेल से टेल ही मिलाना है। ये एक चीज दिल दिमाग और आत्मा में बैठा देंगे हम लोग। तो इसका मतलब दो वेक्टर के बीच में अगर आपको एंगल निकालना है, आप विद द हेल्प ऑफ द पैरेलल शिफ्टिंग, क्या वेक्टर में पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ है? जी हाँ।
वेक्टर में पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ है, क्योंकि मान लीजिए मैं इस बी वेक्टर को अगर पैरेलली शिफ्ट करता हूं, यहां से इसको मैंने उठाया, यहां लेके आया, टक 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 ये आ चुका है यहाँ पे। इस पैरेलल शिफ्टिंग में शायद मैंने बी की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं किया, शायद क्या 100% मैंने बी की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं किया है। बड़े प्यार से उठाया, रखा, मैग्नीट्यूड में भी कोई चेंज नहीं हुआ। मैग्नीट्यूड में चेंज मतलब एरो की लेंथ में कोई चेंज, बेटा ना तेरी एरो लेंथ चेंज हो रही है, ना तेरा डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है। इन सिंपल वर्ड, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है। तो ये एक और बढ़िया क्वालिटी हमें देता है कि जो पैरेलल शिफ्टिंग हम वेक्टर में कर सकते हैं, ये चीज हमें ध्यान, पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ इन वेक्टर, वेक्टर में भैया पैरेलल शिफ्टिंग हमारे अलाउ, ये क्लियर है। पैरेलली शिफ्ट किया, शिफ्ट ऐसे करो कि टेल से टेल मिला पाए, क्या कर सको, शिफ्ट ऐसे करो कि टेल से टेल मिला पाए, है ना, शिफ्ट ऐसे किया कि टेल से टेल मिला पाए। ये भी एक क्लैरिटी है। जब हमने टेल से टेल मिला दिया तो एक चीज याद रखेंगे, पहले काम टेल से टेल मिलाना है, तो आप इसको याद रख सकते हो, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर, वेदर या तो टेल टू टेल ज्वाइन करो, या फिर अब चाहो सर मुझे टेल से टेल नहीं ज्वाइन करना, तो हेड टू हेड ज्वाइन। अरे बेटा, मैं सजेस्ट करूंगा, बेटर है टेल से टेल मिलाओ, ज्यादा कंफ्यूज मत, हेड टू हेड भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि टेल से हेड हम ज्वाइन नहीं कर सकते हैं टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, या तो टेल से टेल ज्वाइन करो या हेड टू हेड ज्वाइन करो टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। इसके थ्रू कर सकते हैं बाय पैरेलल शिफ्टिंग, क्योंकि वेक्टर में पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ है, क्योंकि पैरेलल शिफ्टिंग से ना डायरेक्शन चेंज होती है ना मैग्नीट्यूड। दूसरा पॉइंट, जब भी आप एंगल मेजर कर रहे हैं, आप टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया, अब आपको एंगल दिख रहे हैं, अब देखिए हम साइंटिस्ट तो ही है, तो हम क्या दिमाग लगाएंगे, सर एक मुझे ये एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल दिख रहा है सर, सर एक मुझे ये वाला एंगल भी दिख रहा है, लेकिन याद रहे हमेशा स्मॉलर एंगल लेना है दो वेक्टर के बीच में, तो स्मॉलर एंगल कौन सा है, दिस वन, ये लेने की जरूरत नहीं है। इसको मैंने कैसे बता दिया, मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा 0 से 180 के बीच में ही रहेगा। ये बात आज दिल दिमाग आत्मा में बैठा दो, ये कभी भी ध्यान रखना 180 से ज्यादा नहीं रखना है, दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 से 180 के बीच में ही रहेगा। ये बात हमारे अच्छे से हमारे अंतरात्मा में बस जानी चाहिए, ठीक है। अब ये भी एक क्लैरिटी ऑफ थॉट आ चुका है कि भैया दो वेक्टर के बीच का एंगल हम 0 से 180 के बीच में ही रखेंगे। दिस एंगल, ये जो एंगल है ये 0 से 180 के बीच में, दिस इज माय एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन द ए एंड बी वेक्टर। अब बढ़ते हैं आगे, यहां तक तो क्लैरिटी आ गई है, एकदम बढ़िया से हम समझ चुके हैं। नाउ द एग्जांपल्स की हेल्प से समझेंगे। मान लीजिए ये रहा एक वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी, और दोस्तों इनके यहां पर मैंने ये एंगल दिया है 120, और मुझे फाइंड करना है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। तो कैसे निकालूंगा भाई मैं इस वेक्टर को, क्योंकि मुझे यहां दिख रहा है हेड टू टेल, हेड टू टेल ज्वाइन किया हुआ है चाचा, और हेड टू टेल में जो एंगल दिख रहा है वो हमारा एंगल नहीं है, क्योंकि दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो भैया या तो टेल से टेल मिलाओ या हेड से हेड मिलाओ, तो मुझे अब हेड टेल से टेल मिलाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, इसी ए वेक्टर को बड़े प्यार से बड़ी मोहब्बत के साथ धीरे धीरे आगे की तरफ सरका दिया है, मतलब पैरेलली शिफ्ट कर दिया है। दिस इज योर ए वेक्टर, दिस एंगल इज 120, तो माय डियर
हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट कौन सा होगा दो वेक्टर के बीच में? ये रहा वो स्मॉलर एंगल जो 0 से 180 के बीच में लाई करेगा। तो अगर ये 120 है तो ये एंगल कितना होगा? क्योंकि ये पूरा 180 होता है तो 180 में से 120 गया तो दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दैट इज 60 डिग्री आ चुका है। ये हमें एक बहुत क्लियर कट पिक्चर मिली, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हमें मिल चुका है कि जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल अगर मैं निकालूंगा, टेल से टेल ज्वाइन करूंगा, एंगल 0 से 180 के बीच में होगा। और दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए टेल से टेल ज्वाइन नहीं है तो मैं पैरेलल शिफ्टिंग की हेल्प से टेल ज्वाइन करके मैं दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल। अब अगला मुद्दा जो हमारा आता है, ये तो हमें क्लैरिटी है, अगला मुद्दा जो है कि भैया कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ वेक्टर, कि भाई वेक्टर के कितने टाइप। तो माय डियर जो पहला टाइप जो मैं लिखने वाला हूं दैट इज कोलिनियर वेक्टर। फर्स्ट टाइप क्या है? कोलिनियर वेक्टर। नाम में ही समझ में आ रहा है, कोलिनियर। कोलिनियर वेक्टर वो वेक्टर है जो सेम लाइन पर रहने वाले वेक्टर, जो सेम लाइन पर रहने वाले, है ना, वेक्टर्स विच लाई ऑन सेम लाइन। वेक्टर्स जो सेम लाइन पे रहे उनको मैं क्या बोलता हूं? कोलिनियर वेक्टर्स। वेक्टर्स जो सेम लाइन पे रहे उनको मैं क्या बोलूंगा? कोलिनियर वेक्टर्स। क्लियर है? तो जो भी वेक्टर सेम लाइन पे रहते हैं उसको मैं क्या बोलता हूं? हमेशा कोलिनियर वेक्टर बोलता हूं। तो ये एक क्लैरिटी ऑफ थॉट आया मुझे। ठीक है, अब इस केस में एक और चीज हम समझ सकते हैं, क्या पैरेलल वेक्टर्स को भी कोलिनियर बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू, ये रहा मेरा ए वेक्टर, ये रहा मेरा बी वेक्टर, ये रहा एक सी वेक्टर, ये रहा एक डी वेक्टर, ये रहा एक ई वेक्टर। इनमें से अगर मैं बोलूं तो कोलिनियर वेक्टर कौन कौन से हैं? कोलिनियर वेक्टर कौन कौन से हैं? तो आप बोलोगे सर ए वेक्टर, बी वेक्टर। भले ही इनके डायरेक्शन अपोजिट है, अलग अलग डायरेक्शन में अपोजिट है ना, डिफरेंट नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन है जरूर, दोनों एक लाइन। अगर आप एक लाइन पे हो और आपके डायरेक्शन अलग अलग भी है, अलग अलग मतलब अपोजिट भी है, तो भी आप कोलिनियर कहलाओगे। अगर आप पैरेलल हो, जैसे सी ए के पैरेलल है, तो हमारी मैं पैरेलल शिफ्टिंग से सी को उठा के प्यार से ए पे रख सकता हूँ। बिल्कुल यार, पैरेलल शिफ्टिंग से सी को तुम ए की लाइन पे लेके आ जाओ, पैरेलल शिफ्टिंग से सी को तुम ए की लाइन, डी को तुम ए की लाइन पे लेके आ जाओ, ये भी कोलिनियर बन जाएंगे। तो सारे पैरेलल वेक्टर हमारे कोलिनियर वेक्टर्स होंगे, पैरेलल वेक्टर्स भी कोलिनियर है। अपोजिट वेक्टर जो इनके डायरेक्शन अलग अलग है वो भी कोलिनियर है। क्लियर है? तो यहाँ कोलिनियर वेक्टर कौन कौन से? ए बी सी और डी। भाई तुम्हारा ई वेक्टर है ना, वो कोलिनियर नहीं हो सकता यार। तुम्हारी मर्जी हो, जो तुम पैरेलल शिफ्टिंग कर दो, तुम उठा के ऐसे लाओ वैसे लाओ, कैसे भी रखो इसको, पैरेलल कितना भी शिफ्ट करो, तुम उसको ए के पैरेलल या ए के लाइन पे ला ही नहीं सकते। क्लियर? नहीं ला पा रहे इसका मतलब तुम्हारा ई ए के साथ कोलिनियर नहीं। तो कोलिनियर में एक समझ में आया कि उन वेक्टर्स को मैं कोलिनियर बोलूंगा जो सेम लाइन पे रहते हैं, जो पैरेलल होते हैं, चाहे उनके डायरेक्शन सेम हो चाहे उनके डायरेक्शन अपोजिट हो, हम उनको कोलिनियर बोलेंगे। कोलिनियर वेक्टर की एक खास बात बताऊं, कोलिनियर वेक्टर्स के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन कोलिनियर वेक्टर जो है वो या तो तुम्हारा 0 डिग्री होगा, जैसे ए और सी के बीच में है, या फिर 180 डिग्री। अगर 0 डिग्री है मतलब सेम डायरेक्शन है, तो उनको मैं लाइक वेक्टर भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ उनको मैं? लाइक। अगर 180 डिग्री है मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, उनको मैं अनलाइक वेक्टर भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ उसको मैं? अनलाइक वेक्टर। क्लियर है? तो कोलिनियर को भी मैंने दो पार्ट पे कैटेगराइज किया, लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर वो है जिनके डायरेक्शन सेम है, अनलाइक वेक्टर वो है जिनके डायरेक्शन अपोजिट है। क्लियर हो गया यहाँ?
तो सिंपल टर्म में कोलिनियर याद रखेंगे, जो सेम लाइन पे रहे उनको हम कोलिनियर बोलते हैं, चाहे वो पैरेलल हो, चाहे वो अपोजिट हो, चाहे डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट डायरेक्शन हो, सेम लाइन पे रहना उनका मुद्दा है। पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पैरेलल को तो हम पैरेलल शिफ्टिंग से एक लाइन पे ला सकते हैं, इसीलिए उनको भी हम कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। माय डियर, दूसरा टाइप ऑफ वेक्टर जो हमारा आता है दैट इज कोप्लेनर वेक्टर। नाम से ही समझ में आ रहा है, कोप्लेनर वेक्टर्स जो सेम प्लेन पे लाई करें, है ना, वेक्टर विच आर इन सेम प्लेन, वेक्टर्स जो सेम प्लेन पे हो उनको मैं क्या बोलूंगा, कोप्लेनर। ठीक है, सेम प्लेन पे हो, जैसे एक सिंपल सी बात है यार, ये मान लेते हैं फोन, ये एक सरफेस हो गया, इस पे ये एक वेक्टर रखा हुआ है, मेरे फिंगर्स दूसरा वेक्टर हो गया, तो ये दोनों एक ही प्लेन पे, एक ही फोन पे, एक ही सरफेस पे रखे हुए हैं, तो ये इसका मतलब फिंगर और हमारा ये पेन दोनों क्या हो गए तुम्हारे, कोलिनियर कोप्लेनर वेक्टर हो गए, सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कोप्लेनर। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है यूनिट वेक्टर। क्या है, यूनिट वेक्टर। माय डियर, यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर माय डियर आप उसको बोलेंगे जो हमेशा डायरेक्शन को दिखाए। किसको दिखाए, डायरेक्शन को। कि दिल दिमाग आत्मा और शरीर में बात बसा लो, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 1, और जो दिखाएगा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को। तो विच हैव मैग्नीट्यूड, सीधा बात है भाई, नो बकवास है, मैग्नीट्यूड बेटा मेरा 1 रहने वाला है, एंड ओनली इंडिकेट डायरेक्शन, ये सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है। यूनिट वेक्टर को मैंने नाम दिया है डायरेक्शन दिखाएगा, भैया डायरेक्शन वेक्टर है ये, है ना, क्या दिखाएगा ये, डायरेक्शन वेक्टर। जो जीवन में डायरेक्शन दिखाए उसको हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। जैसे किसी भी वेक्टर को आपने, जैसे ए वेक्टर था तो ए को ए के ऊपर एरो बनाया था, तो यूनिट वेक्टर को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, जैसे लेट एनी वेक्टर दिया हुआ है आपको ए के ऊपर एरो, इसका हमें यूनिट वेक्टर दिखाना है, तो इसके यूनिट वेक्टर को कैसे दिखाएंगे, लेटर के ऊपर एक टोपी पहना दीजिए। सिंपल वर्ड में, हमें जो भी जीवन में डायरेक्शन दिखा रहा है, क्या उसको सम्मान देना चाहिए, क्या उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो हम उसको रिस्पेक्ट देने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि भाई हम उसका स्वागत कर रहे हैं, हम उसको एक बढ़िया से टोपी पहना। टोपी पहनाने वाला वो मतलब नहीं है कि जो जिंदगी में हमारे को जो है डायरेक्शन दिखाया हम उसको टोपी पहना के निकल रहे हैं। यहाँ टोपी का मतलब हम इज्जत वाली, रिस्पेक्ट वाली टोपी पहने। तो ये जब यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो हमें उस पर टोपी पहनानी है, मतलब उस पर कैप लगाना है। तो जहां पर भी आपको लेटर विथ कैप दिख रहा है, मतलब समझ जाओ वो क्या है, तेरा यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, और ये तेरे को सिर्फ डायरेक्शन दिखाएगा। क्लैरिटी आ गई। जहां पर भी लेटर विथ कैप दिख रहा है, इसको मैं कैसे बोलता हूँ, ए कैप। लेटर विथ कैप दिख रहा है, लेटर के ऊपर कैप लग रहा है, इसको मैं यूनिट वेक्टर बोलूंगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा 1, और ये सिर्फ तेरे को डायरेक्शन दिखाएगा। इसका मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, इस पे ये मोड लगा दूं ताकि, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, और ये सिर्फ तेरे को क्या शो कर रहा होगा, डायरेक्शन, ओनली शो डायरेक्शन। क्लियर है। अब यार सर, यूनिट वेक्टर का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखो, मुझे किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। भाई तेरे को एक क्लैरिटी तो आ रही है कि तू पढ़ रहा है वेक्टर, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। वेक्टर में तेरा मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है ना।
तो मैं ऐसे लिख दूं, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अब वेक्टर कौन सा वेक्टर था भाई, ए वेक्टर है हमारे पास। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंबॉलिक ए। डायरेक्शन को अब से आप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करो यूनिट वेक्टर से। किससे रिप्रेजेंट करो, यूनिट वेक्टर से। डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट वेक्टर दैट इज ए कैप। तो अब तेरे को यूनिट वेक्टर निकालना है ए कैप, डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर से दिखाना है, ये क्लियर कट बात है। तो अगर तुझे ए कैप यूनिट वेक्टर निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। फॉर्मूला क्या है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड will give you unit vector. Vector upon its magnitude will give you the unit vector. ये बड़े आराम से हमने यूनिट वेक्टर के बारे में समझा। चलिए कुछ लजीज बातें यूनिट वेक्टर के बारे में लिखते हैं, है ना। जैसे अब कुछ डायरेक्शन है हमारे पास। मान लीजिए एक नोट में बड़ा पॉइंट लिखते हैं। अगर मैं आई कैप लिख रहा हूं तो आई कैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट ये जो यूनिट वेक्टर है, ये जो यूनिट वेक्टर होगा ये रिप्रेजेंट करेगा हमेशा एक्स डायरेक्शन। इसको रिप्रेजेंट करेगा एक्स डायरेक्शन, या फिर इसको और क्या बोल सकता हूँ, ईस्ट डायरेक्शन। तो बेटा यार अभी आप बोलोगे सर आई क्यों लिया, जे क्यों लिया, के क्यों लिया, इस पे हमें पचड़े में पढ़ना नहीं है। न्यूटन को बेटा जो अच्छा लगा वो उसने लिया। उसने एक्स वाई जेड से वो बोर हो गया था तो उसने आई जे के लिया। अपन कुछ उखाड़ेंगे नहीं, अपन वही याद रखेंगे। आई के मतलब यूनिट वेक्टर जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स डायरेक्शन, और एक्स मतलब ईस्ट डायरेक्शन भी हो सकता है। अगर मैं माइनस आई कैप बोलूंगा तो आप क्या बोलोगे, यूनिट वेक्टर जो रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। और क्या बोल सकता हूँ, ईस्ट की जगह पे कौन सी डायरेक्शन हो गई, वेस्ट डायरेक्शन। अगर मैं जे कैप बोलूं तो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, और जिसको मैं चाहे तो क्या बोलूंगा, नॉर्थ डायरेक्शन। माइनस जे कैप जब भी लिखा है तो याद रखिए यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस वाई डायरेक्शन को, और जिसको अगर अपन चाहे तो साउथ डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। अगर मैं बात करूं के कैप की तो ये यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन को, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। दैट इज माइनस के कैप दैट इज इक्वल टू नेगेटिव जेड डायरेक्शन। इसको अगर हम चाहे तो डाउनवर्ड भी बोल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर। एक बढ़िया चीज हमें क्लैरिटी से समझ में आई है कि भाई अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये सब हमें बढ़िया से समझ में आ गया। आई जे के तीन तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये अब हम याद रखें। एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए अब तक आप लिख रहे थे फोर्स इज 20 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन। तो दोस्त अब तू रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर, ये तो हो गया लेट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब तू लिख 20, ईस्ट डायरेक्शन को ईस्ट बार बार लिखने की जरूरत नहीं, ईस्ट डायरेक्शन को तू यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट कर आई के। ये एक चीज तेरे दिमाग में क्लियर है। अगर ये एक चीज हमें समझ में आया कि भाई अब इस तरह में ईस्ट लिखने की जरूरत नहीं, उसको आई कैप से रिप्रेजेंट करो, पॉजिटिव एक्स को आई कैप से रिप्रेजेंट करो। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक और, मान लीजिए अगर ऐसा लिखा हुआ है दैट फोर्स इज इक्वल टू -50 जे कैप, इसमें मैग्नीट्यूड बताना है। तो आप बोलोगे सर मैग्नीट्यूड होगा ना, दैट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 50 न्यूटन। नेगेटिव साइन आप मैग्नीट्यूड के साथ नहीं ले रहे हो, मतलब यहाँ एक और बात समझ में आई कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा हमेशा पॉजिटिव
होता है, होता है भैया होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है। आज नो डाउट मैं फरहान अख्तर की आवाज में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो एडजस्ट करना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, ये क्लैरिटी ले लिया, हमेशा पॉजिटिव। तो नेगेटिव साइन किधर जाएगा? नेगेटिव साइन गोज विद द डायरेक्शन। नेगेटिव साइन किसके साथ जा रहा है? डायरेक्शन के साथ। तो तेरे डायरेक्शन क्या हुई? माइनस जे के। माइनस जे के मतलब तो क्या बोल सकता है? साउथ डायरेक्शन। माइनस जे के मतलब क्या हो गया है? साउथ डायरेक्शन। क्लियर है? तो आई थिंक यूनिट वेक्टर के बारे में हमें एक बेसिक आइडिया तो लगा। हम फॉर्मूले का यूज करना भी सीखेंगे, उससे पहले एक और वेक्टर मैं आपको बता देता हूं, दैट इज पोजिशन वेक्टर। दैट इज पोजिशन वेक्टर। अगला जो हमारा फोर्थ टाइप है, फोर्थ जो टाइप है दैट इज पोजिशन वेक्टर। पोजिशन वेक्टर। अब ये पोजिशन वेक्टर क्या है? पोजिशन वेक्टर का मतलब है कि ये किसी भी पॉइंट की पोजीशन को दिखा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को दिखा रहा है किसके रिस्पेक्ट में? पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। जैसे मान लीजिए ये रहा हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई, एंड दिस इज योर ओरिजिन। अब एक पॉइंट है, मान लीजिए ये रहा पॉइंट पी, ये रहा पॉइंट पी, और इसके कोऑर्डिनेट है, मान लेते हैं कुछ भी कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, दैट इज x1 y1 z1। तो इसकी ओरिजिन से पोजीशन को दिखाना है, तो पोजीशन वेक्टर कैसे दिखाएंगे? ओ से पी तक जाए। कहां से कहां तक जा रहा है? ओ से पी तक। ये जो ओ से पी तक गया जिसको मैंने ओपी वेक्टर बोला, ओपी वेक्टर इज द फ्रॉम ओ टू पी। ओपी वेक्टर अगर मैं लिख रहा हूं तो ओ से पी की तरफ गया, ये शोज द पोजीशन ऑफ ओ विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। तो ये क्या शो कर रहा है? पोजीशन ऑफ पी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ओ पॉइंट। क्लियर है? इसको पोजीशन वेक्टर को अगर आप चाहो, क्योंकि हमें पता है हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखा रहे हैं, सिंपली पी वेक्टर भी लिखोगे तो भी चलेगा। एंड दैट पी वेक्टर इज इक्वल टू, दैट पी वेक्टर इज इक्वल टू, इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे? कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, दैट इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। z1 k कैप। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर है ना? तो किसी भी पोजीशन, किसी भी कोऑर्डिनेट से पोजीशन वेक्टर निकलना है तो कुछ नहीं करना है, वो कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट है तो x1 i कैप, y कोऑर्डिनेट है तो y1 j कैप, z कोऑर्डिनेट है तो z1 k कैप करके आप उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप उसको किस फॉर्म में लिख सकते हो? वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। क्लियर हुआ? ओके, अभी एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझेंगे। मान लीजिए एक कोई भी हम पॉइंट लेते हैं, जैसे ए पॉइंट लिया, और उसके कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए हैं 1, 2, 3। तो 1 इज द एक्स कोऑर्डिनेट, 2 इज द वाई कोऑर्डिनेट, एंड 3 इज द जेड कोऑर्डिनेट। लाइक ये यहाँ कहीं मान लेते हैं, ये रहा कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट की पोजिशनिंग हो गई। दिस वन इज योर पोजिशन वेक्टर, वो ए वेक्टर जिसको मैं बोल सकता हूँ, या सिंपली ए वेक्टर भी बोलूंगा तो चलेगा। और अब मैं अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? 1 आई कैप एक्स डायरेक्शन के लिए, प्लस 2 जे कैप, प्लस 3 के कैप। ये मुझे ए वेक्टर मिल गया है। इस तरह से मैं किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो यहाँ एक मुझे एक चीज क्या समझ में आई कि ये जो वन है, या अगर मैं ऐसे लिखा हुआ है, मान लीजिए पी वेक्टर इज इक्वल टू x1 आई कैप प्लस x2 जे कैप प्लस ये x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। इसमें ये x1 क्या है? x कोऑर्डिनेट। क्या हुआ ये? x कोऑर्डिनेट। ये y1 क्या है तुम्हारा? y कोऑर्डिनेट ऑफ p वेक्टर, एंड z1 इज द
z कोऑर्डिनेट ऑफ p वेक्टर। ठीक है, यहाँ तक एक और बड़ी अच्छी सी क्लैरिटी हमें आ चुकी है ये पोजीशन वेक्टर के बारे में। अगला जो हमारा वेक्टर है ये हुआ पोजीशन वेक्टर। अब ये देखिए इन दोनों वेक्टर की कॉम्बिनेशन पे कुछ हम एक आध क्वेश्चन करते हैं, फिर अगले टाइप के क्वेश्चंस पे, अगले टाइप ऑफ वेक्टर पे आते हैं। देखिए अगर मान लीजिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट और लाजवाब नोट लिखने जा रहा हूं मैं, इसको आप चाहे तो लिख दीजिए किसके अंदर, एमएस स्पेशल, जो गरीबों का सहारा, एमएस स्पेशल हमारा, ये लाइन इसमें जो भी लिखो एमएस स्पेशल में वो हमें याद। मान लेते हैं लेट एनी वेक्टर ए, ये वेक्टर दिया हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, हमें उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, मान लो एक्स वाई और जेड, ये कोऑर्डिनेट गिवन है, जो उसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड। तो आपका, या एक काम करो ऐसे लिख दो, ए वेक्टर की कोऑर्डिनेट है तो ए वेक्टर का एक्स कोऑर्डिनेट ए एक्स ए वाई और ए जेड, ये कोऑर्डिनेट्स है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट उसके, ए एक्स इज द एक्स कोऑर्डिनेट, ए वाई इज द वाई कोऑर्डिनेट, ए जेड इज द जेड कोऑर्डिनेट। इसको अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। क्लियर है। अब यहाँ पे एक बेहतरीन बात है, अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड। आपको वेक्टर दिया हुआ है और आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का सीधा सिंपल फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। इट विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। क्लियर है। अब निकालना है हमें यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकाल पाएंगे आप, यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए कैप, फॉर्मूला क्या था, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर, वेक्टर तुमने लिखा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड कितना है उसका, ए से डिनोट कर दिया उस मैग्नीट्यूड को, सिंपली हमने उस मैग्नीट्यूड को किससे डिनोट कर दिया है, ए से। ना, यहाँ तक क्लैरिटी आई हमें। अब उसके बाद ये तो हमें क्लियर कट पिक्चर मिलती है, ठीक है, यूनिट वेक्टर के बारे में, तो यूनिट वेक्टर ऐसे निकालना है। यहाँ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जिसको बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोलते हैं जिसको हम, डायरेक्शन कोसाइन। अब ये डायरेक्शन कोसाइन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होगा एक्स वाई और जेड कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर, एक्स वाई जेड कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के एक्स वाई और जेड कंपोनेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। तो यूनिट वेक्टर है, उसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट या जेड कंपोनेंट है, उसको हम डायरेक्शन कोसाइन बोल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर, ये रहा आपके पास में ए कैप दिख रहा है, उसके उसको हम एक्स वाई जेड कंपोनेंट की फॉर्म में लिखना है तो थोड़ा सेपरेट कर दीजिए। ये ए एक्स अपॉन ए आ गया आई कैप प्लस ए वाई अपॉन ए जे कैप प्लस ए जेड अपॉन ए ए कैप, ये आ चुका है। तो इस केस में आप क्या बोलोगे, अगर मैं इसके एक्स वाई जेड कंपोनेंट निकालूं तो मेरे डायरेक्शन कोसाइन जिसको मैं बोलने वाला हूँ, दैट डायरेक्शन कोसाइन विल बी ए एक्स अपॉन ए, ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट और ये जेड कंपोनेंट, ये तेरा डायरेक्शन कोसाइन बना है। क्लियर है। तो ये बड़ा ही एक स्पेशल नोट मैंने आपके लिए लिख दिया है। कोई भी वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, वहां से आप पहले वेक्टर फॉर्म में लिखिए, एक्स कोऑर्डिनेट आई के प्लस वाई कोऑर्डिनेट जे के प्लस जेड कोऑर्डिनेट के के से वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस जेड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर।
यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो यूनिट वेक्टर निकालेंगे आप पहले, उसका जो एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स है उसी को हम डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे। क्लियर है? तो दिस वे वी आर वेरी क्लियर कि हम लोगों ने क्या निकाल के रख दिया है। हम लोगों ने डायरेक्शन कोसाइन, यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड और वेक्टर को लिखना है, ये सीख चुके हैं। ठीक है। अब ये जो बेसिकली हमने ये वेक्टर को लिखना सीखा है, बेसिकली ये पोजीशन वेक्टर को लिखना सीखा है। ये कोऑर्डिनेट दिए हुए थे, उससे हमने उसका पोजीशन वेक्टर लिखना सीख लिया है। क्या लिखना सीख लिया है? पोजीशन वेक्टर। एक एग्जांपल से जाता हूँ। एग्जांपल क्या है? मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। मान लीजिए आपके पास में कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं कोई भी ए वेक्टर के, दैट कोऑर्डिनेट इज -1, -2, -3। चलिए पहले इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज ए वेक्टर इक्वल टू -1 आई कैप +2 जे कैप +3 के कैप। वेक्टर फॉर्म में लिख दिया हमने आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीट्यूड निकालना सीखते हैं। कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट जो कि -1 का स्क्वायर हुआ, वाई कंपोनेंट 2 का स्क्वायर हुआ, जेड कंपोनेंट 3 का स्क्वायर हुआ। ऑन सॉल्विंग इट विल कम 1 + 4 + 9 विच इज √14। क्लियर है? मैग्नीट्यूड तेरे को मिल गया। अब जो भी इसका यूनिट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ यूनिट भी लिख देंगे। अब तुझे निकालना है डायरेक्शन कोसाइन, हाँ तुझे निकालना है यूनिट वेक्टर, जिसको हम ए कैप से डिनोट कर रहे हैं, तो वो होगा वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, दैट इज -1 आई कैप +2 जे कैप +3 के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है? √14, ये आ चुका है सेपरेट। अब इसका मुझे निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। क्या निकालना है मुझे? डायरेक्शन कोसाइन। तो इसको अगर मैं सेपरेट करके लिखता हूँ, -1 अपॉन √14 आई कैप -2 अपॉन +2 अपॉन √14 जे कैप +3 अपॉन √14 के कैप। और ये डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया फिर इस केस में? क्लियरली बोलेंगे, जो यूनिट वेक्टर निकाला है उसी का एक्स वाई और जेड कंपोनेंट तेरा डायरेक्शन कोसाइन है। आई होप ये भी क्लैरिटी आई हमें, ये भी समझा कि इस तरह से हम क्या निकाल सक रहे हैं, वेक्टर को लिखना सीखे, वेक्टर यूनिट वेक्टर निकालना सीखे, डायरेक्शन कोसाइन लिखना सीखे। एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास में एक बड़ा ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे हम लोग। मानो कि एक हमारे पास में एक यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यूनिट वेक्टर। एक हमें यूनिट वेक्टर दिया है। उस केस में क्या होगा देखो, इफ यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू 0.8 आई कैप +b जे कैप +0.4 के कैप, ये यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। और मुझे फाइंड करना है ये बी का वैल्यू, इसका वैल्यू फाइंड करना है बी का। तो कैसे करूं? तो मेरे दिमाग में एक पॉइंट आना चाहिए। यूनिट वेक्टर है यार, यूनिट वेक्टर है मतलब इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा। इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा। तो ठीक है जी, इसका तू मैग्नीट्यूड निकाल। इसका मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका तो सेम है। अगर वो आई जे के की फॉर्म में दिया है तो क्या कर, अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर कर, अंडर फिर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। और ये मैग्नीट्यूड कितना है तेरा? 1 है, इसको 1 के इक्वल कर। अब तुझे स्क्वायर रूट हटाना है तो दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर दे, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। 0.8 का होगा 0.64, बी स्क्वायर 0.16 इक्वल टू 1। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.64 plus 0.16, that is equal to 1 minus 0.80, and that will give you the b स्क्वायर का वैल्यू 0.20। वहां से हमें b का वैल्यू मिलेगा अंडर रूट ऑफ
0.20। बी का वैल्यू कितना है, अंडर रूट ऑफ 0.2, जिसको हम बोल सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक इस तरीके से हम लोगों ने बी का वैल्यू निकाल दिया, एक सिंपल तरीके से समझ में आया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलिए करें एक क्वेश्चन। आई होप समझ में आ रहा है, क्लैरिटी आ रहा है, मजा आ रहा है बच्चों, है ना। अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। मान लीजिए इफ ये रहा ए वेक्टर विच इज इक्वल टू 4i कैप माइनस ऑफ 3j कैप, 4i कैप माइनस ऑफ 3j कैप, और बी वेक्टर है विच इज इक्वल टू 7i कैप प्लस 24j कैप। हमें फाइंड करना है, फाइंड अ वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर एंड its magnitude is equal to magnitude of B vector, magnitude of B vector। ये तुम्हारे पास में एक क्वेश्चन है। सर जी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें भाई। एक वेक्टर जो ए वेक्टर के पैरेलल हो और एक नया वेक्टर निकालना है, मतलब तेरे पास में ए और बी दो वेक्टर दिए, तुझसे उससे नया वेक्टर निकालना है। तो क्या दिमाग लगा, मान ले लेट वो जो न्यू वेक्टर हम निकालने वाले हैं, वो न्यू वेक्टर को हम बोल देते हैं सी वेक्टर। क्या बोल देते हैं उसको, हम सी वेक्टर बोल देते हैं। न्यू वेक्टर इज सी वेक्टर। और ये जो सी वेक्टर है, वेक्टर लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, और डायरेक्शन के लिए क्या आ जाएगा, सी क्या। अब आपको एक क्लैरिटी और आ गई है कि ये जो सी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड जो है उसको हम सी से डिनोट करेंगे, डायरेक्शन जो है उसको हम सी कैप से डिनोट करेंगे। तो ये मैग्नीट्यूड सी किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड सी इक्वल है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ। इसके इक्वल है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। ये क्वेश्चन में बोला है कि जो नया वेक्टर आएगा जो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए। पर जो डायरेक्शन है बोला पैरेलल टू ए वेक्टर। पैरेलल टू ए वेक्टर मतलब सीधी बात है ना, सीधी बात, नो बकवास भैया। नए वेक्टर की डायरेक्शन ए वेक्टर के पैरेलल होगी। ए वेक्टर के पैरेलल मतलब जो ए वेक्टर की डायरेक्शन है वही सी वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो ये जो सी वेक्टर होगा ये क्या होगा हमारे, पैरेलल होगा किससे, ए वेक्टर से। सी वेक्टर जो है वो पैरेलल है किससे, ए वेक्टर से। तो इसका मतलब पैरेलल है ए वेक्टर से, तो जो सी की डायरेक्शन है वही ए की डायरेक्शन है। और डायरेक्शन को किससे दिखाते हैं, यूनिट वेक्टर। तो जो सी का यूनिट वेक्टर है वही ए का यूनिट वेक्टर होगा। जो सी का यूनिट वेक्टर है वही ए का यूनिट वेक्टर है। तो सी कैप इज इक्वल टू ए कैप। तो पहले तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल। अब बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं, ये दिया हुआ है उसके पास कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, जेड है ही नहीं तो जीरो का स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर प्लस 25 24 का स्क्वायर, तो ये हुआ तुम्हारे पास में 49। और ये तुम्हारे पास में हुआ 576। इसको ऐड किया तो ये हो जाएगा 625, और जो हो जाएगा 25 के इक्वल। अब यहाँ ये जो है इसको हम लिखेंगे ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर है 4i कैप माइनस 3j कैप। मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। ये कितना आया देखिए, दैट इज इक्वल टू सी कैप इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 4i कैप माइनस 3j कैप अपॉन कितना हुआ 16 प्लस 9
25 का स्क्वायर रूट करेंगे कितना आएगा 5। ठीक है, तो सी कैप आपके पास में आ चुका है। अब आपको निकालना है वो नया वेक्टर। तो न्यू वेक्टर सी वेक्टर इज इक्वल टू सी इंटू सी कैप। यहाँ लिखा मैग्नीट्यूड 25, सी कैप आ रहा है 4 i कैप माइनस 3 j कैप अपॉन 5। 25/5 कितना हुआ 5 इन दैट इज 20 i कैप माइनस 15 j कैप। ठीक है, 20 i कैप माइनस 15 j कैप। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? क्लियर है? तो ये इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाता है। आइए अब उसके बाद में हम बढ़ते हैं अगले टाइप ऑफ वेक्टर। अगला जो हमारा टाइप ऑफ वेक्टर है जो बड़ा इंपॉर्टेंट जिसको हम ले सकते हैं दैट इज पोजीशन वेक्टर के बाद में अगला जो टाइप है दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर है माय डियर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगला टाइप इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब क्या हो गया? चेंज इन पोजीशन। भाई सिंपल टर्म में बोलूं तो चेंज इन पोजीशन। ठीक है, अब जैसे मान लो ये रहा हमारा कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस, और ये रहा ए पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। क्लियर? x1, y1, z1, ये इसके कोऑर्डिनेट है। ये रहा बी पॉइंट और उसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। दोनों मैंने पोजीशन वेक्टर दिखा दिए। ये ए का पोजीशन वेक्टर, ये बी का पोजीशन वेक्टर। अब हो क्या रहा है? पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। चेंज फ्रॉम ए टू बी। कहां से कहां तक जा रहे हो आप? ए से बी की तरफ जा रहे हो, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है फ्रॉम ए टू बी। तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो क्या होने वाला? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दैट इज इक्वल टू ए बी वेक्टर। आप ए से बी की तरफ जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ए से बी की तरफ गए। अब ये निकालने का कैसे? ए बी वेक्टर मतलब ए से बी की तरफ गए, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बी इज द फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ऐसे निकाला जाता है डिस्प्लेसमेंट कभी भी। तो आपको जब भी ए बी वेक्टर निकालना है तो आप बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करो। सी डी वेक्टर निकालना है तो डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर करो। क्यू वेक्टर निकालना है तो क्यू माइनस पी करो यार। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो तेरा ए बी वेक्टर क्या होगा? तो तूने बी वेक्टर लिखा, बी को वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए कोऑर्डिनेट से। आई थिंक अब तो लिखना आ ही गया है। x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ये कोऑर्डिनेट में लिखना आ गया हमें बी। अब ए पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स दिए, उससे हम ए पोजीशन वेक्टर लिख देंगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते टाइम हमेशा एक बात का ध्यान रखेंगे, एक्स में से एक्स को माइनस करो। अब भाई सिंपल बात है ना, वैसे नॉर्मल हमारा सिंपल रूल भी यही है, आई के में से आई कप को कर पाएंगे, जे के में से जे कप को, और के में से के कप। यह आएगा x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना भी सीख लिया है। जैसे चलिए आइए एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं हम लोग। मान लो पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल है जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए 3, 4, 1। पार्टिकल डिस्प्लेस फ्रॉम
पॉइंट ए टू पॉइंट बी, उसके कोऑर्डिनेट है 2, -2, 5, और मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो कैसे निकालूंगा मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? देखिए, दैट इज ए से बी की तरफ गया, मतलब ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी माइनस ए वेक्टर। अब बी वेक्टर क्या होगा? दैट इज 2 i कैप -2 j कैप +5 k कैप, ऐसे लिखा जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट 2 i कैप, वाई कोऑर्डिनेट -2 j कैप, और जेड कोऑर्डिनेट +5 k कैप। माइनस का साइन इधर क्या आएगा बताओ? 3 i कैप +4 j कैप +1 k कैप। अब सब्ट्रैक्ट कर दो। 2 - 3 कितना हुआ? -1 i कैप, -2 - 4 कितना हुआ? -6 j कैप। 5 - 1 कितना हुआ? +4 k। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो भी निकाल सकता है। अगर मान लो तुझे मैं मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोलूं, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेगा? इसका मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, √ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर और z कंपोनेंट का स्क्वायर सॉल्व कर देना, यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। क्लियर? नाउ अगला जो हमारा टाइप ऑफ वेक्टर है, दैट इज इक्वल वेक्टर। क्या हो जाएगा नेक्स्ट हमारा? इक्वल वेक्टर। देखो नाम में ही समझ में आ रहा है, इक्वल। दो वेक्टर को आप इक्वल कब बोलेंगे? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल। कब इक्वल हो सकते हैं? अरे भैया सिंपल है, जब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, तो उन दोनों वेक्टर को क्या बोल दो आप? इक्वल वेक्टर बोल दो। क्लियर है? मैग्नीट्यूड के अंदर नंबर और यूनिट दोनों आ गया, मतलब सेम क्वांटिटी के वेक्टर हो, उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और उनकी डायरेक्शन सेम हो, तो उनको हम इक्वल वेक्टर बोलेंगे। देन उसके बाद में अगला आता है नेगेटिव वेक्टर। भाई नेगेटिव वेक्टर किसका बोला जाएगा? जब मैग्नीट्यूड तो सेम हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो। डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट। जैसे दो वेक्टर लिखे हुए, ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 i कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू -5 i। क्या बोलूंगा मैं इस केस में? और मान लेते हैं यूनिट भी इनका सेम है, ये भी मीटर में है, इसका यूनिट भी। तो उस केस में क्या बोल सकता हूं मैं कि बी वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। कि भैया मैग्नीट्यूड हमारा सेम है दोनों का, लेकिन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, दोनों का ही मैग्नीट्यूड 5 आ रहा है। ये बी वेक्टर में माइनस साइन जो है डायरेक्शन के साथ जा रहा है, इसीलिए हमने बोला कि मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन इनकी अपोजिट है। क्लियर हो गया नेगेटिव वेक्टर और इक्वल वेक्टर। अगला जो टाइप आता है दोस्तों, दैट इज नल वेक्टर। इसको अगर मैं चाहूं तो जीरो वेक्टर भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? जीरो वेक्टर। अब ये नल वेक्टर या जीरो वेक्टर का क्या सीन है? भाई सिंपल टर्म में बोलूं तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन आर्बिटरी है। भाई हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन। ठीक है? जैसे एग्जांपल, ए वेक्टर में से तुम ए वेक्टर को ही माइनस कर रहे हो, तो वेक्टर में से वेक्टर को माइनस करोगे तो एक्चुअली में वेक्टर आना चाहिए। यहाँ तुम जीरो लिखते हैं आइडियली। तो अभी देखो होता क्या, जीरो एक इस तरह से देखा जाए तो एक नंबर हो गया है। तो हम उस केस में क्या कर रहे हैं कि भाई वेक्टर में से वेक्टर को माइनस किया तो वेक्टर आना चाहिए, तो उसको जीरो ना बोल के इसको जीरो वेक्टर बोल दे रहे हैं। क्या बोल दे रहे हैं उसको? जीरो वेक्टर। इसको नल वेक्टर भी बोला जाता है, जीरो वेक्टर भी बोला जाता है। अब उसके बाद में अगला पॉइंट, अगला टाइप ऑफ वेक्टर है, एक और कैटेगरी है जिसको हम बोल सकते हैं एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर आप उनको बोलो जो फिजिकल क्वांटिटी रोटेशन से रिलेटेड है ना, जो क्वांटिटी रोटेशनल मोशन से रिलेटेड, क्वांटिटी विच रिलेटेड टू रोटेशनल मोशन।
सिंपल है, क्वांटिटी विच रिलेटेड टू रोटेशनल मोशन। अभी आगे जाके हम रोटेशनल मोशन चैप्टर पढ़ेंगे, तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी, जो भी वेक्टर क्वांटिटी रोटेशनल मोशन से रिलेटेड है, उन सबको हम एक्सल वेक्टर बोलते हैं। ये हमेशा इसकी डायरेक्शन जो है किसके अलोंग होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही होगी, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग इसकी डायरेक्शन होती है। क्लियर है? इसके कुछ एग्जांपल्स अगर हम ध्यान में रखें कि जो रोटेशनल मोशन से रिलेटेड ऐसी कुछ क्वांटिटी, जिसमें सबसे पहला नाम आता है टॉर्क इज द एक्सियल वेक्टर, एंगुलर मोमेंटम इज द एक्सियल वेक्टर, क्लियर है? इवन एंगुलर वेलोसिटी, जहां जहां एंगुलर वर्ड आ रहा है वो, इवन एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब कौन सी क्वांटिटी है, एक्सियल वेक्टर। और एक थोड़ा सा स्टार मार्क करके देख रहा हूं, दैट इज स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही वेक्टर क्वांटिटी, ये ही एक्सियल वेक्टर है। लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, उसको हम स्केलर बोलेंगे, क्योंकि लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द स्केलर क्वांटिटी। ये जो लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वो कौन सी क्वांटिटी हुई हमारे, स्केलर क्वांटिटी। क्यों हुई? बिकॉज ये वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करते, डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉ। ये वेक्टर के एडिशन लॉ क्या है, आगे जाके अभी हम सीखेंगे अगले हमारे वीडियो में। डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉ। ठीक है, तो आई होप एक्सियल वेक्टर भी हमारे को क्लियर कट विजन दे रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, कि भाई जो रोटेशनल मोशन से रिलेटेड है उनको मैं एक्सियल वेक्टर बोलूंगा, उनकी डायरेक्शन हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगी। एंड द नेक्स्ट वन इज द पोलर वेक्टर। ये लीनियर मोशन से रिलेटेड, लीनियर मोशन से रिलेटेड वेक्टर पोलर वेक्टर, मतलब जिनका एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट हो। भाई वो जिनका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स हो, एक फिक्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो, ठीक है ना, ऐसे वेक्टर विच हैव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जिसके पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो। सिंपल सी बात। अब मैंने उसको बोल दिया कि जो लीनियर मोशन से रिलेटेड वेक्टर को मैं पोलर वेक्टर की कैटेगरी में डाल दूंगा। तो लीनियर मोशन रिलेटेड वेक्टर, मैंने ये मेरा जुगाड़ बनाया है, तो जो भी लीनियर मोशन रिलेटेड वेक्टर है, कौन कौन से हुए इसमें, जैसे फोर्स हो गया, इसका भी एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। उसके बाद में एक और क्या हो गया हमारा, दैट इज वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये सब के सब तुम्हारे पोलर वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट हो गया, दिस ऑल आर दी पोलर वेक्टर। तो एक हमें क्लैरिटी आई कि किन को हमें वेक्टर्स बोलना है, कितने टाइप के वेक्टर्स होते हैं, है ना। और उसके बाद में जो है एक और चीज हमने समझा, एक और चीज अगर हम समझे कि एक लोकलाइज्ड और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर होते हैं। तो लोकलाइज्ड वेक्टर किसको बोलते हैं, जिनका एक फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट हो या फिक्स टर्मिनेटिंग पॉइंट हो, फिक्स्ड। तो मैं उसका एग्जांपल दूंगा पोजीशन वेक्टर, क्योंकि पोजीशन वेक्टर का एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट होता है, दैट इज ओरिजिन, वो ओरिजिन से ही स्टार्ट होता है। तो लोकलाइज्ड वेक्टर किसको बोला जाएगा, जिसका एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट है। तो पोजीशन वेक्टर्स आर आल्सो नोन एज द लोकलाइज्ड वेक्टर, ये लाइन भी आप ध्यान में रखें। तो इस तरह से दोस्तों मैंने इस वीडियो में वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर के टाइप क्या है, वो हमने कवर किए हैं। अगले लेक्चर में वी आर गोइंग टू कवर द एडिशन ऑफ वेक्टर्स। दोस्तों अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करो। जो जो बच्चे आपके दोस्त थे, उनको भी आप, अगर उनको वेक्टर नहीं आता है या उनके क्लासेस में उनको नहीं समझा है या उनके लेक्चर्स मिस हुए हैं, उनको भी भेजो। क्लियर है? तो लाइक करो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, अच्छे कमेंट्स। क्लियर?
और कुछ अगर दिक्कत आ रही है तो वो मुझे आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है लिख के बोली कि ये वाले पार्ट में हमें इशू है, तो वी विल टेक केयर ऑफ इट इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप मजा आया होगा आपको, बड़े स्मूथली और बड़े आराम से मैंने पढ़ाया है, और दो तीन न्यूमेरिकल्स भी हमने कवर किए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।